वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम लोग इस लेक्चर में जितने भी पिछले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा गया था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसको समझते हैं कि करना क्या है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। अ कार starts from a point P at t is equal to 0 at time t is equal to 0 second and stops at point Q the distance x in meter covered by it in t second is given by x is equal to t square 2 minus t by 3. Then find the time taken by it to reach at point Q. Then find the time find the time time taken by it to reach at Q and distance between P and Q. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बोल क्या रहा है। तो चलिए एक लाइन को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। एक कार है, वो किसी पॉइंट पी से स्टार्ट हुई यहां से एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो चलिए मैं इसका फिगर भी साइड में बनाते चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक कार है हमारे पास और किसी टाइम टी पे ये कार हो गई, समझ लेते हैं इसे, दो पहिए हो गए इसके। टी इक्वल टू 0 पे कहां पे थी? एट पी पे। ओके, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। अब ये चल रही है, आगे बढ़ रही है और ये किसी पॉइंट पे क्यू पे स्टार्ट हो गई कुछ समय के बाद एट क्यू एट टी इज इक्वल टू, मान लेते हैं टी नॉट होगी जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हुई। तो क्या बोल रहा है कि एक कार स्टार्ट हुई पी से, फिर स्टॉप हो गई क्यू पे, कुछ समय चलने के बाद फिर स्टॉप हो गई। द डिस्टेंस x in meter covered by it in t second is given by x is equal to t square 2 minus t by 3। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फंक्शन, एक फंक्शन, वो डिस्टेंस किसके फॉर्म में है? वो फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में है जो यहाँ पर दिया हुआ है x is equal to t square 2 minus t by 3। तो हमें क्या है? फाइंड द टाइम। तो हमें ये पता करना है, दो क्वेश्चन है इसमें, कि p से q तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसे, और p और q के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन तो समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कार पॉइंट पी पे थी टी इक्वल टू 0 पे, कुछ समय के बाद वो पॉइंट क्यू पे आ गई टी इक्वल टू टी नॉट पे। तो हमें ये फाइंड करना है कि पॉइंट पी से क्यू तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितने की है। तो चलिए अब इसके लिए पहले आइडिया सोचते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्या था कि पॉइंट पी पे इसकी ये क्या था? रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ था। और क्यू पे भी क्या होगा? वो रुक गया, रेस्ट में है। यानी पॉइंट पी पे भी वेलोसिटी 0 है और पॉइंट क्यू पे भी वेलोसिटी 0 है। यानी अगर मैं इसको वेलोसिटी एट पी पे, पी को ऐसे डिनोट करूं वीपी, तो वो भी 0 आएगी, और वेलोसिटी एट क्यू वी क्यू, वो भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो P और Q दोनों पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। और हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर एक फार्मूला और भी हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये हमें पता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो समझ में आएगी। v निकालने के लिए x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो x क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3। यानी क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? ये 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3। अब हमें x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो v की वैल्यू क्या आएगी? v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये टर्म स्प्लिट हो जाएंगे, d2 t स्क्वायर dt माइनस d t क्यू बाई 3 dt। अब ये क्या आ जाएगा? 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी? 2 इंटू टी टू पावर 2 माइनस 1, यानी 2 टू पावर टी माइनस 1 बाई 3 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगी। टी का पावर 3 है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू टी टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी 2। तो ये क्या आ गई?
40 माइनस 3 से 3 कट जाएगी ये, और क्या जाएगा टी स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, v तो निकाल लिए, अब हम ये पता करते हैं कि वेलोसिटी कब कब जीरो हो रही है। तो अगर जिस दो पॉइंट पे जीरो होगी, यानी वो पॉइंट एक p होगा, एक पॉइंट q होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोल रहा है ना दो जगह जीरो होगी। तो चलिए when v इज इक्वल टू जीरो, तो t की वैल्यू क्या होगी निकालते हैं। when v is equal to 0 then 40 minus t square also 0। ओके, तो यानी क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें से t कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस t इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, आइदर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। दो केसेस होंगे, या तो t की वैल्यू 0 होगी या t की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि या तो दोनों भी हो सकती हैं, कि t इक्वल टू 0 पे तो ये 0 था, तो यानी एक केस तो हो गया, और पॉइंट q पे भी 0 हो जा रहा है, और वो पॉइंट q कब रीच होगी, जब t की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो पहले क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच गए। तो क्या लिखेंगे इसको, 10 आफ्टर 4 सेकेंड, t की वैल्यू 4 आई ना, ये 4 सेकेंड इट रीच एट पॉइंट q, इट रीच एट पॉइंट q। ओके, सिंपल सा था, बस हमने भी निकाला इसमें और इसकी वैल्यू चेक की कि कहां कहां जीरो हो रही है, जहां पर ये जीरो होगी वही क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 आफ्टर 4 सेकेंड इट रीच एट पॉइंट क्यू। अब उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी बाई 3। अब एट टी इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू निकाल लें, एट टी इक्वल टू 4 क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 2 माइनस 4/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2/3, 32/3 आ गई। और एट टी इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0। अब देखो, अब हमें तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां से ही P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, तो ये कैसे निकलेगा, ये पता कर लें कि Q कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया t इक्वल टू 4 पे, और t इक्वल टू 0 पे, सॉरी जब Q पे ये रीच किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब P पे रीच किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर टोटल में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए, t इक्वल टू 0 पे था। तो यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 22/3 माइनस 3, सॉरी 0, 32/3 आ जाएगी इतना मीटर, बिल्कुल। अगर ये पूछ लेता इसमें कि एट जब ये t इक्वल टू 1 पे था तब कितना डिस्टेंस कवर करता, तो t की वैल्यू 1 पे हम x की वैल्यू फाइंड करते, फिर क्यूब में से इस x की वैल्यू 1 पे जो वैल्यू है उसको माइनस कर देते, यानी 32/3 माइनस ये जो वैल्यू है एट x t इक्वल टू 1 पे उसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नए क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। इफ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, इफ एट t इक्वल टू 1 it is it is it is at r, then find the distance between q and r। अब क्या हो गया, फिगर से ही समझते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं इसमें, कि किसी पॉइंट पे t इक्वल टू 1 पे ये किस पॉइंट पे है, r पे है, तो हमें ये पता करना है कि r और q के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले ये पता कर लें कि t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो चलिए फाइंड करते हैं। एट, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, एट t इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3। अब t की वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 1/3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3, यानी एट t इक्वल टू 1 पर इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही, 5/3, और हमने इधर निकाला था एट t इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 32/3, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10। डिस्टेंस बिटवीन q एंड r इज 32/3 माइनस 5/3, तो आ जाएगा कितना, 32 में से 5 को माइनस करेंगे 27/3, और ये 9 मीटर हो गया ये, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा Q और R के बीच का डिस्टेंस। तो इसीलिए यहाँ पर जो पूछा था P और Q के बीच का, तो t इक्वल टू 0 पे निकाले तो x की वैल्यू 0 आई, t इक्वल टू 4 पे निकाले तो वो 32/3 आई, तो माइनस कर दिए तो ये डिस्टेंस मिल गई। तो समझ में आया।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन of the normal to the curve x square is equal to 4y which passes through the point, which passes through the point 1, 2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है और फाइंड क्या करनी है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कि एक कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये कैसा दिखता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि बोल क्या रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक। अब 1/2 एक पॉइंट है, ये किधर आएगा 1, 2, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर x की जगह 1 रखो और 4 की y की जगह 2 रखो तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये किधर लाई करेगा, नीचे या ऊपर? तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2, यानी 2√2 पे ये वैल्यू कितनी दे रही है y की, सॉरी y की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू कितनी है, 2√2, ठीक। तो यहां पर तो कितनी है, x इक्वल टू 1 है ना ये, तो क्या हो जाएगा देखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब ये क्या दे रहा है 1, 2, तो यानी ये 1 स्क्वायर माइनस 4, 2, तो ये -8 आएगी। अब -8 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है ये, यानी ये क्या होगा, ये तो 0 आएगी। तो अगर इसको समझा जाए तो अगर हम इसे ग्रेटर देन 0 करें तो क्या हो जाएगा, क्या इसे सेटिस्फाई कर रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4y, यानी एक पॉइंट इधर से ये चूज करते हैं। ये रीजन हमारा क्या है, देखो कोई भी अगर पॉइंट है उसे पता करना है कि क्या ये कर्व के इस साइड लाइक कर रही है इस साइड, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक। अब एक पॉइंट लो जो इसके अंदर हो, तो क्या ये दिख रहा है हमें सीधा सिंपल सा एक पॉइंट 0, 3, तो 0, 3 इसको सेटिस्फाई करने पे रखने पे क्या वैल्यू दे रही है इसके अंदर, तो 0, 3 रखने पे क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर माइनस 12, यानी -12, यानी निगेटिव साइन दे रही है, यानी जितने भी पॉइंट अंदर आएंगे सब एक ही साइन के होंगे। तो 1, 2 को रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 तो -8 आ गई, तो ये भी इसके अंदर ही होगा, यानी 1, 2 किधर होगी, यहाँ पर होगी। ओके, ये 1, 2 होगी पॉइंट। ओके, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है जो कि, एक मिनट मैं फिगर से समझाता हूं, क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से क्या हो, पास करे, और किसके नॉर्मल हो, इस कर्व के ऊपर। तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे नॉर्मल होगा तो ऐसे लाइन जाएगी कुछ इस पॉइंट से पास करते हुए 1, 2 से, ठीक है। अब ये देखो ये पॉइंट जो है 1, 2 ये तो कर्व के ऊपर नहीं है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट मानना पड़ेगा कि जिसके ऊपर ये कर्व के ऊपर हो। तो चलिए मानते हैं, लेट एट पॉइंट, सॉरी, let normal at point, let normal at point h comma k is passes through, normal at point s comma k is passes through 1, 2 and point h comma k lies on the given curve, जो कर्व है उस पे लाई कर रहा है कर्व। तो अब h का के कर्व के ऊपर लाई करेगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब h का k है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे क्या कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, बिल्कुल। तो यहां से एक रिलेशन h और k में मिली, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें dy by dx की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारा, यहां से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो dy by dx निकालनी है तो क्या आएगा, इसको हम m1 नाम दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा d एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन dx। अब ये 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 2 - 1 यानी ये x, तो ये आ जाएगी x/2।
अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था, h कामा k पे, तो क्या हो जाएगा ये एट h कामा k m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास h/2। अब देखो ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट h कामा k हुआ। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट h कामा k। तो thus स्लोप ऑफ नॉर्मल एट h कामा k इज क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -2/h। ओके, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट h कामा के -2/h। क्लियर। अब देखो स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गई, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या कि इस इक्वेशन का लाइन क्या होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर h और k के टर्म में आएगी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि जो ये नॉर्मल होना चाहिए इस पॉइंट 1,2 से भी पास करनी चाहिए। चलो अब एक चीज और ध्यान से देखा जाए, ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट P है और ये Q है, तो दो पॉइंट हैं, तो क्या उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए यहां से भी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल passes through h कामा k एंड 1/2 इज, वो भी किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा, क्योंकि स्लोप है, चाहे जिस भी मेथड से निकालो, चाहे इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करके निकालो या dy/dx एट q यानी h कामा k पे निकालो, दोनों से तो सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं आ क्या रही है। तो ये m2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या मान लेते हैं 2 माइनस k अपॉन 1 माइनस h। अब देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, तो इसे इक्वेट कर देते हैं। 10, अब इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं कुछ, थोड़ा कलर चेंज कर दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा a और इसे हम लोग नाम दे देते हैं b। 10 फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन b, इक्वेशन a और इक्वेशन b से क्या मिला, वी गेट, देखो क्या दिया हुआ है, ये -2/h इज इक्वल टू 2 माइनस k अपॉन 1 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ क्या रहा है ये। तो -2 + 2h और ये आ जाएगी 2h - kh। अब 2h से 2h प्लस सेम साइन है तो कट गया, -2 = -kh यानी kh = 2। अब एक इक्वेशन और थी हमारे पास, क्या थी कि h² = 4k, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी h²/4। तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन था हमारे पास h² = 4k और दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई हमें, kh = 2, kh = 2। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2/h, तो इसे यहां पे पुट कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट में, इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने नाम दिया था, तो हो जाएगी h² 4 × 2/h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HQ = 8, यानी h = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, बिल्कुल। अब h = 2 आ गया तो k की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 यानी 1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी वो पॉइंट क्या होगा 10 पॉइंट इज 2,1 एंड स्लोप m2 क्या हो जाएगी स्लोप, तो m2 की वैल्यू क्या आई थी, चलिए देखते हैं। m2 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी -2/h और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो -2/2 करेंगे तो -1 आ जाएगी ये, यानी पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। thus इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होता है y - y1 इंटू m2 x2 - x1। तो चलिए लिखते हैं y - 1 इंटू x - 2 इंटू -1, ठीक है, y - 1 x - 2 इंटू -1। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो -x + 2, तो x + y =
तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो क्या किया, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि सबसे पहले हमें एक नॉर्मल फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करे, इस पॉइंट P से पास करे, जो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो इस कर्व को ये लाइन जो होगी नॉर्मल इस पैराबोला को या गिवन कर्व को कट करेगी। तो मान लिया पॉइंट Q पे वो कट कर रही है। अब ये h कमा के दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, इसका स्लोप हम लोग डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हैं Q पे, और वो स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड Q। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू h की मिलेगी और एक वैल्यू h की मिलेगी, और वहां से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये पॉइंट Q पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन फाइंड कर लेंगे। तो उस तरह से हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है। तो चलिए अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है कि हमारे पास एक फंक्शन fx दिया हुआ है। कैसा है, लिखता हूं, fx इज इक्वल टू 3/10 x टू द पावर 4 माइनस 4/5 x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11। देन फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लिख देता हूं स्टेटमेंट। फाइंड द, ये फंक्शन जो है वो r से r में है, यानी इसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी क्या है, इसका कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। फाइंड द इंटरवल in which it is increasing और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों के लिए इंटरवल फाइंड करना है कि किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रिकॉल करते हैं कि क्या कैसे फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी फंक्शन दिया है और हमें ये फाइंड करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए क्या है कि f जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिस जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 हो रहा है उस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जिस जिस इंटरवल में ये लेस देन 0 हो रहा है उस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और जहां इक्वल टू 0 हो रहा है तो वहां पर क्या बोलेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगी। अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फंक्शन कहां से कहां दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे एक लाइन बनाए हम लोग तो इधर अगर माइनस इन्फिनिटी होगी तो ये इन्फिनिटी होगी। अब हमें ये पता करना है कि एफ डैश एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम ये तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किस किस के लिए है। तो चलिए सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किसके लिए आ रही है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिखता हूं। चलिए नेक्स्ट पे ही लिखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था बस, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, 3/10 x टू द पावर 4 माइनस 4/5 x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगी 3/10। मैं इसको लिखता हूं एक बार फिर आपको समझाता हूं। ओके, फिर x टू द पावर 4 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर माइनस 4 टू द पावर 5 dx क्यूब dx, x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, माइनस 3 x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद 36/5 प्लस 36/5 x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ये क्या किया हम लोग, ये कांस्टेंट है, पूरे पे डेरिवेटिव लगाएंगे एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ होल थिंग्स अपॉन एक्स, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ होल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कांस्टेंट है, उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, ये टर्म वाइज टर्म निकालेंगे। अब ये कांस्टेंट होती क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगी तो बाहर आने से 3/10 और अंदर x टू द पावर 4x बच जाएगी।
फिर ये -4/5 है तो ये बाहर आएगी तो -4/5 एक्स क्यू का हो जाएगा। तो ऐसे सारे टर्म्स को ऐसे लिखेंगे। फिर अगला स्टेप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं क्या, dx टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n-1, उसे अप्लाई करेंगे तो 3/10 इंटू x टू द पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 4 इंटू x टू द पावर n 4-1 यानी 3, ओके, माइनस 4/5 इंटू 3 x टू द पावर 2, 3-1 यानी 2, माइनस 3 ये इंटू 2 x टू द पावर 2-1 यानी 1। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा और कांस्टेंट का 0। सिंपल हमने ये फार्मूला यूज किया है, dx टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, nx टू द पावर n-1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो f डैश x क्या आ जाएगी, 2 से कट करेंगे तो 6/5 x टू द पावर 3 माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। तो ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो 5 5 6 6 कुछ कॉमन लग रहा है तो 6/5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x का क्यूब, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखो 6/5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं और इंटू x भी है तो 6/5 कॉमन लेंगे तो -5x प्लस यहाँ पर 6 यानी क्या आ गया, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग ये पता करते हैं कि f डैश x 0 किसके किसके लिए होगा। तो फॉर f डैश x इक्वल टू 0, फॉर f डैश x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि 6/5 इंटू दिस टर्म इक्वल टू 0, 6/5 इंटू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस प्लस है, हाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया ये, देखो यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट खत्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो देखो कोई वैल्यू दिख रही है, देखो x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी बिल्कुल। तो इसका 1 फैक्टर क्या आ जाएगा, कैसे 0 होगी, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 5 और ये प्लस 1, तो 6 और 1 7 और 5 और 2 7, तो 7 माइनस 7 करेंगे तो 0। तो 1 फैक्टर इज x माइनस 1। तो अदर कैसे फाइंड करेंगे, एक तो मेथड होता है इसे डिवाइड करके, उससे आप लोग फाइंड कर सकते हो, दूसरा मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसे ध्यान देना बहुत काम का है, आपको लंबे डिविजन्स नहीं करने पड़ेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है, x माइनस 1 को पावर ये 3 है ना, तो 3 बार लिखते हो ऐसे, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे x का पावर 3 आना है तो कैसे आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर इंटू x का क्यूब, यहाँ पर प्लस 6 लाना है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये प्लस 6 आएगा, तो -6 से, क्योंकि -6 और -1 मिलकर प्लस 6 होगा, बिल्कुल। अब अगला देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये -x स्क्वायर, और हमें -2x चाहिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पे -x। तो देखो अपने आप अब ये -5x आ जाएगी, कैसे, -x -1 प्लस x और -6x 5x इक्वल टू 0। तो क्या कुछ ये इसी को हमने कुछ कॉमन टर्म जैसे फॉर्म में नहीं लिख दिया, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, इस चीज को अगर जब सिंप्लीफाई करोगे पूरे को, तो ये इसी के ही इक्वल आएगा, इतने के। देखो ध्यान से, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फैक्टर आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लोग इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, देखते हैं क्या आती है, दूसरे कलम से कर रहे हैं ताकि आप लोग पहचान सको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अब इसका फैक्टर क्या होगा, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे -1 मल्टीप्लाई करने पे -6, तो -3 और 2 दो टर्म ऐसे मिलेंगे, यानी -3x प्लस 2x माइनस 6 ये आ जाएगी, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3
यहाँ पे +2 को कॉमन लेते हैं, ये x-3, अब दोनों जगह x-3 कॉमन है तो x-3 बाहर निकाल लेते हैं, तो x-3 इंटू x+2, यानी इसका फैक्टर क्या आ गया, x-3 और x+2, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-3 इंटू x+2। अब तो हमें इसकी जीरोस निकालनी है, तो क्या करेंगे, हर एक टर्म को इक्वल टू जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जब x-1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, जब x-2 को x-2 है सॉरी x+2 को जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आएगी, x+2 इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू -2, और x-3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 1 -2 और 3 आ गई है, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया था -∞ से ∞, ठीक है, तो चलिए इसको वहीं पे मैं आपको समझाता हूँ उसी के आगे। यानी हमारे पास ये जो फंक्शन थी f रियल नंबर से रियल नंबर, और ये f डैश x कहाँ कहाँ पे जीरो हो रही है, x इक्वल टू 1 -2 और 3 पे ये जीरो हो रही है, यानी अगर ये -∞ है, ये इंफिनिटी है, 3 पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दें, 1 2 3, तो ये -2, ये 1 और ये 3, 3 पॉइंट पे f डैश x क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और हमें क्या पता करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, क्या हमें तो इंटरेस्ट किस वाली वैल्यू में है, f डैश x ग्रेटर देन जीरो है या f डैश x लेस देन जीरो है। जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन जीरो आएगा वो हमारे लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में, और जिस इंटरवल में ये लेस देन जीरो आएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में, क्योंकि हमें पता है कि इंक्रीजिंग जो फंक्शन होता है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव जो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर ऑल द वैल्यू लाई इन दैट इंटरवल, और f डैश x लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगी फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x व्हिच लाई इन दैट इंटरवल। तो चलिए चेक करते हैं पहले कि इसमें इंटरवल कितने हैं। तो देखो जरा, मैं इसको दूसरे कलर का यूज करता हूं। पहला इंटरवल ये बनेगा क्या, -∞ से -2, क्योंकि -2 पे जीरो हो रहा है तो इसको हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिर एक इंटरवल -2 से 1, क्योंकि 1 पे भी जीरो हो रहा था, सिमिलरली 1 से 3, और ये 3 to ∞, यानी ये 4 इंटरवल हमारे पास मिले। अब देखो इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट लो, अगर उस पॉइंट के लिए f डैश x ग्रेटर देन जीरो है तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए वो f डैश x ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर -2 का मान लिए इसके किसी भी पॉइंट के लिए f डैश x लेस देन जीरो है तो हर एक पॉइंट के लिए लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो हर एक पॉइंट के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो चलो इसमें से एक पॉइंट ले लेते हैं -3, क्या लेते हैं, -3। तो पहला फॉर -∞ टू -2, f डैश x की वैल्यू का साइन चेक करते हैं। तो वैल्यू कोई छोटा सा लेते हैं, -3 लिए, अब f डैश x में वैल्यू पुट करना है। तो f डैश x की वैल्यू क्या आई थी, 6/5 दिस, यानी इसको अगर लिख देते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में जो आई थी, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, या फिर यहीं पे थोड़े से इरेज करके अच्छे से अरेंज वे में लिखते हैं। f डैश x क्या थी हमारे पास, 6/5, और ये टर्म की फैक्टराइजेशन करने पे ये आई थी, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट x-1 इंटू x-3 इंटू x+2। तो क्या हो जाएगा ये, फॉर, अब पहला इंटरवल चूज करते हैं -∞ से -2, और x की वैल्यू एक चूज कर लिए, मान लेते हैं -3। तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, साइन से मतलब है तो साइन को ही लेके चल रहे हैं। -3 को -3 -1 -4 निगेटिव साइन दिया, -3 -3 -6 ये भी निगेटिव साइन दिया, -3 + 2 -1 ये भी निगेटिव साइन दिया, यानी होल क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन देगा, टोटली निगेटिव साइन मिलेगी। यानी इस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, यानी इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगी। सिमिलरली नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए चेक करेंगे, f डैश x फॉर -2 to 1, तो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, जीरो, क्योंकि जीरो इजिली वैल्यू, छोटी सी वैल्यू है, आसानी से रख के निकाल सकते हैं। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, साइन चेक करना है बस, हमें वैल्यू से मतलब इंटरेस्ट नहीं है हमें उसमें, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो फाइंड करनी है। तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, पहले में निगेटिव, 6/5 तो पॉजिटिव वैल्यू है तो कुछ उससे इफेक्ट पड़ेगी नहीं, और सेकेंड वैल्यू x- इसमें जीरो रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ रही है, निगेटिव। थर्ड वैल्यू जो है उसमें क्या आएगी,
थर्ड वैल्यू किधर गई, x प्लस 2, इसमें 0 रखेंगे तो 2, यानी ये पॉजिटिव, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, ये पॉजिटिव आ गई। यानी f डैश x क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आया क्या, बिल्कुल, यानी f डैश x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आ गई, यानी इस इंटरवल में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। अभी सब हम लोग लिखेंगे, ये बस चेक कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग के लिए मैं ऐसे साइन डिनोट कर दे रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग के लिए ऐसे। तो यहाँ पे पहले में क्या आया था, ये डिक्रीजिंग, यानी ये डाउनवर्ड यानी डिक्रीज कर रही है, बस ये नोटेशन दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 यानी ये अपवर्ड यानी ये इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर, अब कौन सा इंटरवल बचा हमारे पास, 1 से लेके 3 तक, बिल्कुल, फॉर 1 to 3 x इज इक्वल टू 2, अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 लेने पे f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करते हैं। जब x की वैल्यू 2 लिए तो 2 माइनस 1 क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, बिल्कुल सही। x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो इसमें रखने पे क्या आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी नेगेटिव वैल्यू, इनटू, अब ये देखो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगी, 4 आएगी, तो इनटू 4 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू, यानी f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, यानी ये लेस देन 0 आ रही है क्या, ये ओवरऑल इस पे नेगेटिव आएगी, तो यानी ये लेस देन 0, यानी f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग हो गई f x, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है अगर f डैश x लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगा, ये f उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगी। अब हम लोग एक इंटरवल लेते हैं 3 टू इंफिनिटी, और एक पॉइंट ले लेते हैं कोई, मान लेते हैं x की वैल्यू हमने ले लिया 5, ओके, तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 4, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और 5 प्लस 2 7, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसमें, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी हर एक जगह ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ये, यानी इसमें क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो कितने कितने जगह इंक्रीजिंग आया, थोड़ा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रही है, -2 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रही है, तो चलिए इंक्रीजिंग साइन दिखा दिए। फिर उसके बाद देखेंगे अगले में 1 से 3 के बीच में क्या आ रही है, डिक्रीजिंग आ रही है, तो डिक्रीजिंग साइन दिखा दिए, और 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग आ रही है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखा दिए। तो ये तीन वैल्यूज आई, -इंफिनिटी टू -2, -2 टू 1, 1 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास 4 इंटरवल में पता चल गया कि किसमें इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, यानी फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे कि -2 टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो चलिए इसको समराइज कर देते हैं कि फाइनल आंसर क्या आया, thus fx is increasing on, किसमें इंक्रीज कर रहा है ये, -2, 1 यूनियन 3, इंफिनिटी, on -2, 1 यूनियन 3, इंफिनिटी, and fx is decreasing on -इंफिनिटी, किसमें डिक्रीज कर रहा है ये, -इंफिनिटी से -2 और 1 से 3, -इंफिनिटी, -2 यूनियन 1, 3, इस इंटरवल में क्या कर रहा है ये, डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो चलिए एक बार आपको मैं समराइज कर देता हूं कि मैंने इसमें किया क्या, थोड़ा आपका कैलकुलेटिव पार्ट था, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, बट कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या था ये कि हमारे पास कोई फंक्शन दी हुई थी और हमें ये पता करना है कि किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। तो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उस इंटरवल में क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगी। अगर वो लेस देन 0 आ रही है उस पर्टिकुलर इंटरवल में तो उस इंटरवल में क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करके एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव पता कर लेंगे किस किस इंटरवल किस किस वैल्यूज के लिए वो 0 हो रही है। उसके बाद ये हमें पता है कि रियल नंबर से रियल नंबर ये फंक्शन है, यहाँ पे हमें पता चल गई 1, -2 और 3 इन 3 पॉइंट्स पे इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रही थी। तो यानी ये क्या होगा, -इंफिनिटी से
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको 4 इंटरवल में हमने तोड़ दिया, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब हम ये देखेंगे इस इंटरवल में f डैश x की साइन क्या है, इस इंटरवल में क्या साइन है, इस इंटरवल में क्या साइन है और इस इंटरवल में क्या साइन है। तो ये कैसे पता करेंगे? f डैश x की वैल्यू तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था, ये वाली। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, f डैश x की वैल्यू ये होती है भाई, हमें ये पता है। अब हमें ये पता करना है कि f डैश x इस इंटरवल में कौन सा साइन देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा या फिर कौन सा साइन देगा। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल में फाइंड करने के लिए एक वैल्यू यहाँ से चूज किया। जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू -3 चूज किया, तो f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हर इसमें x की जगह -3 रख के बस हमें साइन देखना है। तो साइन इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव आ रही थी, इसे सॉल्व करने पे नेगेटिव, इसे सॉल्व करने पे नेगेटिव, और नेगेटिव को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। यानी इस इंटरवल में क्या हो रहा था, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, इस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर वो सिमिलरली -2, 1 पे गए तो एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे चेक देख रहे हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये कि ये इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, यानी -∞ टू -2 में डिक्रीजिंग आया, यहाँ पे इंक्रीजिंग आया, सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीजिंग और यहाँ पे इंक्रीजिंग आया। तो हम लोग लास्ट में क्या कंक्लूड किए कि इस इंटरवल और इस इंटरवल में क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x क्या थी इस इंटरवल में, ग्रेटर देन 0 इन दोनों में, और इन दोनों में क्या थी, लेस देन 0। तो हमने फिर लास्ट अपने आंसर को कैसे समराइज किया कि एफ एक्स जो होगा इंक्रीज किस पे करेगा, -2, 1 और यूनियन 3, इन्फिनिटी पे, और डिक्रीज किस पे करेगा, -∞, -2 से 1, 3 पर। समझ में आया? तो चलिए एक और छोटा सा कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल अगला देखते हैं। The line y is equal to the line y is equal to mx plus 1 is a, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपना चेक कर सकते हो। is a tangent to the curve, is a tangent to the curve y square is equal to 4x if the value of m is क्या क्या वैल्यू होगी, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ये, 1 सेकेंड ऑप्शन है आपका, 2 थर्ड ऑप्शन है आपका, 3 फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/2। तो क्या है कि एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 1, यानी उस लाइन का स्लोप क्या होगा, m होगा, और वो क्या है, टेंजेंट है इस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। हमें ये पॉइंट नहीं पता कि किस पॉइंट पे वो ये लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो सबसे पहले पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट at h comma k it is h comma k the line y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x। तो चलिए लिखते हैं इस लाइन को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। लेट at h comma k the line y is equal to mx plus 1 is tangent to the curve y square is equal to 4x। चलिए एक बार कर्व चेक कर लेते हैं, वही है ना, y square is equal to 4x, y is equal to mx plus 1। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये जो लाइन पॉइंट है वो इसके ऊपर भी आ रहा है, उसके ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है तो इससे भी पास करेगा, और एक कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, और क्या मिलेगा हमें, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू तो k रखेंगे, k इज इक्वल टू mh प्लस 1, ये दो इक्वेशन मिली। अब देखो हमें ये पता है कि इसका स्लोप जो है, यहीं पे मैं लिखता हूं स्लोप, एक लाइन यहां पे ऐड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज क्या होगा, m होगा, बिल्कुल। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है h कामा k पे, हम इसके डेरिवेटिव पे भी फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव के हेल्प से। तो thus डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4x, तो क्या हो जाएगा ये 2y dy by dx, डिफरेंशिएशन कर दिए, चेन रूल लगाया, dy by dx,
और dy स्क्वायर का dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और dy बाई dx इधर आ जाएगा और इक्वल टू 4x, यानी dy बाई dx क्या आ गया 4x बाई 2y, यानी 2x बटा y। तो क्या होगा एट h कामा k पे क्या होगी इसके स्लोप की वैल्यू, एट h कामा k dy बाई dx इज क्या आ जाएगी 2h बाई k आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो 2h बाई k है ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है कि नहीं है, 2h बाई k किसके इक्वल है m के। तो ये m की वैल्यू क्या करेगा, हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया, नाम लिख देते हैं 1 2 और ये इक्वेशन 3। अब इन तीनों से हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है, तो एक जगह मैं लिखता हूं k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, k इज इक्वल टू mh प्लस 1, m इज इक्वल टू 2h बाई k, m इज इक्वल टू 2h बाई k। तो ये m वाली वैल्यू इसको, अब देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यूज फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, यानी क्या हो जाएगा बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा हमें, वी गेट k इज इक्वल टू m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये 2h बाई k, 2h बाई k इंटू h प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ये k 2h स्क्वायर बाई k प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या h की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो इसको हम लोग k स्क्वायर h की जगह क्या लिखते हैं k स्क्वायर बाई 4, तो कुछ लेंदी हो जाएगा ये, तो थोड़ा शॉर्ट में करने का सोचें क्या कि कैसे शॉर्ट में होगा ये, फाइंड करते हैं ये। चलिए पहले आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ तरीका मिलता है फिर आगे बढ़ेंगे। k को हमने क्या कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस k। अब h की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है क्या है k स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर 2 इंटू k स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस k आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर h की वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर इंटू 2 इंटू k टू द पावर 4 बाई 16 प्लस k। ओके, अब ये आपका आ जाएगा k स्क्वायर k टू द पावर 4 बाई 8 प्लस k। तो ये देखो कुछ बात बन नहीं रही है यहाँ पर देखो ये 3 है, इतना लंबा इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे इसे, तो अब कैसे सोचा जाए, 3 इक्वेशन दिया है हमारे पास, सॉल्व करनी है इसे और हमारा आंसर भी आना चाहिए, तो जरा सोचते हैं कुछ स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। ओह सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, y स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा ये 2y dy by dx is equal to 4 dx by dx, यानी ये यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा करेक्शन है कर लेना, तो क्या हो जाएगी ये d भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, d 4x by dx यानी ये 4 आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा ये, अब ये 4 by 2y होगी, अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x बटा y होगी, अब x बटा y, अब h का मान k पे फाइंड करना है तो 2 by k हो जाएगी। अब 2 by k जो है वो m के इक्वल है, 2 by जो k है वो m के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर अब m की वैल्यू क्या करेंगे, 2 by k को पुट करेंगे, तो ये h by k नहीं आएगी 2 by k आएगी। ओके, तो यहाँ पर बस आपकी h की वैल्यू आएगी, यहाँ पे h आएगी, तो ये डबल स्क्वायर से हम लोग बच जाएंगे। स्लाइटली करेक्शन था, थोड़ा पीछे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। अब हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा ये इक्वेशन जो भी है। तो देखो हमने क्या किया कि पहले यहाँ पर 2y dy by dx इक्वल टू 4 किया, तो फिर क्या आ जाएगी ये dy by dx इक्वल टू 4 by 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 बटा y, अब h का मान पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 by k, अब 2 by k आई है, अब ये 2 by k जब आई तो यहाँ पर ये m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो k इज इक्वल टू 2 by k इंटू h प्लस 1, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h प्लस k। अब h की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, k स्क्वायर बाई 4 है, तो उस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, ये 2 से 4 को कट करेंगे तो k स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। अब 2 को मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k। ओके, अब क्या है ये क्या आ जाएगी हमारे पास k स्क्वायर
बाई 2 इज इक्वल टू के। अब के से के को कट कर दें, यानी ये मैं अगर नेक्स्ट यहां पे सॉल्व करता हूं इसके बाद, तो ये आपके आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 इजकल टू के, यानी के स्क्वायर बाई 2 माइनस के इजकल टू 0। के को कॉमन ले लेते हैं, के बाई 2 माइनस के बाई 2 माइनस 1 इजकल टू 0। अब के या तो 0 होगा या तो के बाई 2 माइनस 1 इजकल टू 0 होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2 बाई के, तो यहाँ पर स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकती है, बट अभी हम लोग एक देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो k बाई 2 इजकल टू 1, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो k की वैल्यू जब 0 होगी तो m की वैल्यू क्या आएगी 2 बाई 0, यानी ये इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 बाई 2 यानी 1। तो ऑप्शन में हमारी क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है 1 2 3 या 1 बाई 2। तो 1 तो मैच कर रहा है यहाँ पर, यानी दो ऐसे टेंजेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग कौन से स्लोप वाला लेंगे, y इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। तो क्या किया हमने इसमें कि जो इक्वेशन था y इक्वल टू mx, वहां पे ये पता थी इसकी स्लोप m है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे वो टेंजेंट है, तो मान लिया कि पॉइंट h कामा k पे वो टेंजेंट होगा। अब h कामा क्या के क्या इसका पे लाइक कर रहा है उस टेंजेंट पे भी, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से दो इक्वेशन मिल गई हमें, जो कि ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आई। अब हमें ये पता है कि ये दोनों जो टेंजेंट जो स्लोप यम है और इस कर्व पे एच, इस कर्व का पॉइंट एच कामा के पे जो टेंजेंट होगी, उन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों स्लोप को इक्वल करने पे थर्ड इक्वेशन जो मिला 2 बाई के। अब ये तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। जिसको सॉल्व करने पे हमें के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 2 मिली। अब के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 2 मिली, तो एम की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं 2 बाई के करके। तो 2 बाई 0 नॉट डिफाइंड, मतलब कि 90 डिग्री उसकी जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस से 190 डिग्री बनाएगी। और m इज इक्वल टू 2 बाई 2 यानी 1, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ऑप्शन से अगर मैच किया जाए तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।